स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के सब्जेक्ट्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इंटरमीडिएट का फिजिक्स का कोर्स पढ़ा रहा था जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब लास्ट चैप्टर भी जो मैं आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा था तो उसका लास्ट टॉपिक बचा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व तथा और एक इससे आने वाला अगला टॉपिक जो होगा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वहाँ से डिफेंस एग्जाम के लिए अनेक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिससे कि आपको इस टॉपिक पर अच्छे से फोकस करना होगा। इस वीडियो पर आपको अच्छे से फोकस करके रखना है। तो इस क्लास में आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी बताए जाएंगे कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं। आपका जो डिफेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिन क्वेश्चनों को मैं साथ ही साथ बता दूंगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं चैप्टर करा रहा था चैप्टर नंबर 2, ये बस 2 वीडियो का और रह गया है। फिर इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा दूंगा जो आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। इसलिए हम आपके लिए इस डेरिवेशन को कराने जा रहे हैं। हम एक क्या करते हैं कि हम एक समांतर प्लेट कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। ये हम कुछ इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। यदि इसका क्षेत्रफल A हो और d स्मॉल d, मतलब ये दोनों प्लेटें स्मॉल d पर रखी गई हों, तो हम क्या करते हैं कि इसका जो हमें पता है इसकी धारता अगर C दी गई है तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारता क्या होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता होती है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो क्या है, यदि संधारित्रों के प्लेट की मध्य निर्वात अथवा वायु हो, माध्यम क्या हो, निर्वात अथवा वायु हो, तब धारता क्या होगी। तो धारता C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आपकी धारता हुई किसी निर्वात अथवा वायु की। जब इन प्लेटों के बीच में निर्वात अथवा वायु रखा हो तब हमारी इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारता क्या होती है कि C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D समांतर प्लेट संधारित्र की धारता होती है। तो यदि इनके मध्य विभवांतर V हो, क्या हो, इनके मध्य विभवांतर V हो और क्षेत्र विद्युत क्षेत्र क्या हो, E। इसके मध्य संधारित्र की मध्य अगर विद्युत क्षेत्र E तथा विभवांतर V हो तो हम क्या लिखते हैं कि V इक्वल टू, मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था, V इक्वल टू ED होता है। क्या होता है, V इक्वल टू ED। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हमारी जो संधारित्र है, मैंने आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा कराई थी लास्ट वीडियो में। जो संचित ऊर्जा है वो क्या होती है, तो हम संधारित्र की संचित ऊर्जा C इक्वल टू लेके चलते हैं 1/2 CV। ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 CV। ये आपकी संधारित्र की ऊर्जा हुई। इसे इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और 1 से हम इक्वेशन नंबर 3 में C और V की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं
क्या होती है, U इक्वल टू 1/2 C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, V की वैल्यू ED, तो ED का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D E स्क्वायर D स्क्वायर, यहाँ से एक D कैंसिल हो जाएगी, तो U इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, AD आयतन में ऊर्जा निकल के आई है। क्या निकल के आई है, AD आयतन में। अब हम एकांक आयतन की बात करें, क्या करें, यदि हम एकांक आयतन की बात करें तो संचित ऊर्जा हमारी क्या होगी। हम तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हमारी होती है, अब ये जो है ऊर्जा वो AD आयतन में दी गई है। यदि हम एकांक आयतन में ऊर्जा की बात करें तो क्या होती है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा U स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन AD, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं, जो U इक्वल स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन AD होती है। यहाँ से कैपिटल U की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD अपॉन, और एकांक आयतन में AD से AD कैंसिल हो गया, तो U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व वो ये निकल के आता है, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्या निकल के आता है, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर निकल के आता है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए उस पर ध्यान थोड़ा अच्छे से देना है, क्योंकि वो थोड़ा न बड़ा टॉपिक है। तो वो टॉपिक क्या है, आवेश चालकों का संयोजन है और आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा की हानि। एक दो दिन में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और अगला चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वैद्युत। तो आपका अगला टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि और आवेशित चालकों का संयोजन, आवेशित चालकों का संयोजन और ऊर्जा हानि। ये है आपका। तो हमें इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें पहले हमें बताना है मतलब आवेशित चालकों का संयोजन कैसे है, फिर इसका आवेशों का पुनर्वितरण, इसकी विभव में वृद्धि कमी, कितनी कमी हो रही है कितनी वृद्धि हो रही है, इसकी इसमें होने वाली जो ऊर्जा हानि है उसे हम लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि दो आवेशित चालक लेते हैं, क्या लेते हैं, दो आवेशित चालक लेते हैं जो किसी विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे। ये दो आवेशित चालक हैं जो किसी विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे, इस पर रखें, विद्युत रोधी स्टैंड पर रखें। ये चालक A है, ये चालक B है। तो इस पर आवेश, चालक A पर आवेश Q1 है
तो हम क्या करते हैं कि माना कि हम दो आवेशित चालक लेते हैं ए तथा बी। तो इस पर चालक ए पर प्लस के Q1 आवेश दिया गया है, चालक बी पर प्लस के Q2 आवेश दिया गया है। इनके विभव जो है वो क्या है, V1 तथा V2 है। इनके जो विभव है वो V1 तथा V2 है और धारता C1 तथा C2 है। ए पर धारता C1 है और विभव V1 है और बी पर धारता C2 है, विभव V2 है। ये आपके दोनों चालक किसी वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखे हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें कि यदि दोनों चालकों को नगण्य धारता के किसी वायर से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, पहले हम इस पर जो चालक से पहले आवेश है उसे फाइंड करते हैं और फिर इसका टोटल आवेश फाइंड करते हैं। तो आवेश के पुनर्वितरण से पहले चालक ए पर आवेश चालक ए पर आवेश क्या होता है, आवेश के पुनर्वितरण से पहले थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आवेश के पुनर्वितरण से पहले क्या होता है, चालक ए पर आवेश क्या होगा, Q1 इक्वल टू C1 V1 और बी पर आवेश क्या होगा, Q2 इक्वल टू C2 V2। तो ये हमारे आवेश कब हैं, जब इनका पुनर्वितरण नहीं हुआ है, जब इन्हें किसी वायर से कनेक्ट नहीं किया गया है, तब ये आपके आवेश हैं। अब इसका हम यदि टोटल आवेश निकालें Q1 प्लस Q2 तो वो क्या होगा, तो टोटल आवेश हो जाएगा, नेट आवेश क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। ये आपका आप जो चालक दिए गए हैं हमारे A व B, इनको कनेक्ट करने से पहले इन पर टोटल आवेश हमारा निकल के आता है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। अब हम इन्हें किसी जो नगण्य प्रतिरोध है उस ऐसे वायर से कनेक्ट कर देते हैं इन चालकों को कि जिसका प्रतिरोध हम नगण्य देते हैं उस वायर का। तो क्या होता है कि इनका जो कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर मैंने जो विभव लिए हैं V1 V2, तो चालक V1 का विभव यहाँ ज्यादा है चालक V2 के विभव से, चालक B के विभव से चालक A का विभव ज्यादा है। तो जब हम इनको कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों जो चालक हैं, इन दोनों चालकों पर आवेशों का पुनर्वितरण होने लगता है। जब ऐसा तब तक होता है जब तक कि दोनों पर आवेश, मतलब दोनों पर विभव क्या नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए, तब तक इन पर आवेशों का वितरण होता रहता है। तब तो कनेक्ट करने पर किसी, ये दोनों चालक हैं, यदि इन्हें हम किसी वायर से कनेक्ट कर दें तो इस पर हमें पता है कि आवेश समान हो जाता है, विभव समान हो जाता है। ये जब तक होते हैं कि इसका पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों पर आवेश, जब दोनों चालकों का जो विभव है वो समान न हो जाए, तब तक ऐसा होता रहता है। अब पुनर्वितरण हो गया हमारा और हमने जो टोटल आवेश निकाला था उस इक्वेशन को हम फर्स्ट दे देते हैं। अब यहाँ से जब पुनर्वितरण हो जाता है तब इनके आवेश हम क्या मान के चलते हैं, Q1 डैश और Q2 डैश मान के चलते हैं। तब हम इन पर जो विभव है वो निकालते हैं और आवेश हमें पता है कि जब दोनों चालकों को किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो उनके विभव समान हो जाते हैं, उस विभव को हम V डैश लेके चलते हैं। तो पुनर्वितरण के बाद पुनर्वितरण के बाद हमारे जो आवेश हैं वो क्या होंगे और विभव हम क्या लेके चलते हैं, V डैश लेके चलते हैं। और आवेश हमारे Q1 डैश हैं, तो Q1 आवेश हम निकालते हैं तो Q1 डैश इक्वल टू क्या होता है, C1 और
V डैश और Q2 डैश इक्वल टू C2 V डैश, क्योंकि विभव समान है। अब हम टोटल चार्ज निकालेंगे। नेट चार्ज हमारा क्या होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू, यहाँ से V डैश जब इनको ऐड करेंगे तो V डैश कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ C1 प्लस C2 V डैश हमारा टोटल चार्ज निकल के आ जाता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब हमारा ये जो निकल के आया है आवेश, ये आवेश टोटल है जब इसका पुनर्वितरण नहीं हुआ था, ये पुनर्वितरण के बाद टोटल आवेश निकल के आता है। अब क्या करते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम लगा देते हैं हम इसमें। क्या लगा देते हैं, हमें पता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जाता है, जो आपने आवेश के संरक्षण के नियम में पढ़ा है। तो आवेश के संरक्षण का नियम लगा देते हैं, तो यहाँ क्या होता है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो जाता है। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू C1 प्लस C2 V डैश। यहाँ से हम V डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो V डैश इक्वल टू क्या होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हमारा निकल के आता है V डैश। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं। क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं। अब पुनर्वितरण के पश्चात हम चालक A पर जो आवेश था वो निकालते हैं, फिर चालक B पर आवेश निकालते हैं। तो हमारा चालक A पर आवेश पुनर्वितरण के बाद चालक A पर आवेश क्या था हमारा C1, ये जो था A पर था और ये जो था B पर था, तो C1 V डैश C2 V डैश था। Q1 डैश निकालने के लिए V डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो Q1 डैश इक्वल टू C1 V डैश था, यहाँ से पुट कर देंगे वैल्यू Q1 डैश इक्वल टू C1 और ये हो जाएगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा Q1 डैश निकल के आ गया। किसके लिए निकल के आया है, Q1 चालक A के पुनर्वितरण के बाद चालक A पर जो आवेश था उसमें हमने V डैश की वैल्यू रखने पर ये हमारा चालक A पर आवेश निकल के आ गया। इसी प्रकार चालक B पर निकालेंगे तो Q2 डैश इक्वल टू C2 होता है और V डैश C2 V डैश होता है। C2 इक्वल टू V डैश की वैल्यू हमारी ये है, पुट कर देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हमारा निकल के आ गया, जिसे हम इक्वेशन नंबर इसे 4 देते हैं, इसे 5 दे देते हैं। तो इससे हम 4 और 5 से हमें क्या पता चलता है, यदि हम इनका अनुपात निकालें तो इनका अनुपात होगा वो इनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। समीकरण 4 और 5 से समीकरण 4 और 5 से क्या होता है कि हम इनका अनुपात निकालेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो C1 अपॉन C2 बचेगा। तो Q1 डैश इक्वल टू Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये हमारा जो निकल के आया है अनुपात। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है डिफेंस के एग्जाम में कि आपको आवेश दे दिए जाएंगे और उनका पुनर्वितरण करने के बाद आपको धारिता का अनुपात पूछ लिया जाएगा, या आवेश का या धारिता दी जाएंगी तो आवेश का अनुपात पूछ लिया जाएगा, जिसके ये जो रिलेशन निकाला है हमने Q1 डैश अपॉन Q2 डैश,
इक्वल टू C1/C2। जो धारिताओं के जो जिन पर जो पुनर्वितरण के पश्चात चालक E तथा B पर जो आवेशों का जो अनुपात होता है वो इन पर उपस्थित धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारा यहाँ से एक डिफेंस के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको आसानी से सॉल्व कर देना है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट बता दिया है कि पुनर्वितरण के यदि दो चालक दिए गए हैं, दो चालकों पर आवेश दिया गया है और उनका पुनर्वितरण किया गया है, तो उन पुनर्वितरणों पर जो टोटल आवेश होगा उनका जो अनुपात होगा वो अनुपात उनमें जो उपस्थित धारिता दी गई है उन धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत ही उसे सॉल्व कर देना है, माइंड में कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, यदि कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम्स आएगी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसमें निकालते हैं कि चालक ए में मैंने आपको बताया था कि इस पर विभव V1 का विभव जो है वो चालक ए का विभव जो है वो चालक बी के विभव से ज्यादा है। जब हम इनका पुनर्वितरण करते हैं या इनको किसी वायर से कनेक्ट करते हैं दोनों को, तो क्या होता है कि इन पर विभव समान हो जाता है। तो विभव समान हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि इस पर ज्यादा विभव है, यदि हम इसको कनेक्ट इससे करेंगे तो इसमें कमी आएगी, चालक ए के विभव में कमी आएगी और चालक बी के विभव में वृद्धि होगी कि नहीं, क्योंकि इसमें इस पर कम विभव है तो इससे इस पर ट्रांसफर होगा, इससे इस पर विभव जाएगा। अगर इस पे इससे विभव बढ़ता जाएगा तो इसके विभव में वृद्धि होगी और इसके विभव में कमी होगी। हमें बस यही कमी और वृद्धि को निकालना है कि कितनी कमी हो रही है और कितनी वृद्धि हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है और इसे आपको बस ध्यान से पढ़ना है। तो आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए के विभव में कमी, चालक ए के विभव में कमी, चालक ए के विभव में हम कमी कैसे निकालेंगे? डेल्टा V1 क्या डेल्टा V1 इक्वल टू निकालेंगे हम V1 माइनस के V डैश। जो पहले विभव था वो और जो हमने बाद में विभव पुनर्वितरण के बाद जो विभव है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे चालक ए के विभव में कमी निकल आएगी। डेल्टा V इक्वल टू V माइनस के V डैश क्या V1 माइनस के V डैश क्या होगा? V1 माइनस के V डैश, क्योंकि चालक ए पर निकाल रहे हैं इसलिए V1 माइनस के V डैश। पुनर्वितरण के बाद तो विभव समान था तो हमारी जो V1 की वैल्यू V डैश की वैल्यू निकल के आई थी वो क्या आई थी? V डैश की वैल्यू निकल के आई थी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हम V डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हमारी वैल्यू निकल के आई थी। अब हम यहाँ हम क्या करते हैं, डेल्टा V इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं C1 प्लस C2, तो हम इसे क्या देते हैं V1 C1 प्लस V2 C2 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। तो अब हम C1 V1 प्लस C2 V2 और माइनस के C1 V1 माइनस के C2 V2 आ जाता है। V2 C2 यहाँ से
हमारा ये था एलसीएम लेके, अब हम इसे एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C1V1 और प्लस के C2V1 माइनस के C1V1 माइनस के C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो C1V1 से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू, यहाँ से C2 कॉमन आ रहा है तो V1 माइनस के V2 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारी जो निकल के आई है वो चालक A के विभव में कमी है। क्या निकल के आई है, चालक A के विभव में कमी निकल के आई है। अब हम निकालते हैं चालक B के विभव में वृद्धि, कि B के विभव में वृद्धि कितनी हुई है। तो B के विभव में वृद्धि याद करने के लिए हम क्या करते हैं कि V डैश में से हम किसको, V2 को घटा देते हैं, किसको घटा देते हैं, V2 को घटा देते हैं, जिससे हमारे क्या निकल के आ जाती है, चालक B पर विभव निकल के, वो वृद्धि निकल के आ जाती है। ये हमारा क्या हुआ, चालक A में कमी हुई। अब हमें निकालनी है चालक B पर वृद्धि। तो चालक B पर वृद्धि निकालते हैं तो क्या कहते हैं कि डेल्टा V, वृद्धि निकालने के लिए V डैश माइनस के V2 हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि हमें वृद्धि निकालनी है। वृद्धि निकालने के लिए हम जो विभव था, जो हमें ज्यादा विभव होगा, ज्यादा में से कम घटाएंगे तभी तो हमारी वृद्धि निकल के आएगी। तो हमारा जो पहले तो कम विभव था V2, अब उसमें जब इसे कनेक्ट किया गया इससे तो इसका विभव बढ़ जाएगा। तो जो लास्ट का जो होगा तो B डैश जो निकलेगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ से हम B डैश की वैल्यू रख देंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। एलसीएम ले लेते हैं, C1V1 प्लस C2V2, अब हम करेंगे माइनस के C1V2 माइनस के C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ से C2V2 से C2V2 कैंसिल, यहाँ से C1 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, V1 माइनस के V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये बचेगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, क्या चल रही थी, इससे जो पहले हमने जो कमी निकाली थी उसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 6 और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। उस पर मैंने इक्वेशन नंबर नहीं डाली थी, उस पर आप इक्वेशन 6 डाल देना और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या करते हैं कि अब हमें इससे पता चल रहा है कि जो समीकरण जो 6 और 7 था उससे यदि आप कंपेयर करोगे तो हमें पता चलेगा कि इसका जो विभव है, जो हमने वृद्धि और जो डेल्टा V निकाला था वो इनके धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर निकाले हो तो डेल्टा हमने जो कमी निकाली थी वो डेल्टा V1 लिख लेना उसे, ये डेल्टा V2 है, तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1। इस प्रकार से हमारी जो निकलेगी, क्योंकि उसमें V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 भी था, तो उससे इससे और वो कैंसिल हो जाएगा, तो वहां बचेगा C2, यहाँ बचेगा C1, तो C2 अपॉन C1 हो जाएगा। जब ये C2 अपॉन C1 होगा तो ये V1 है, V1 इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। इसी प्रकार से ये, तो हमारे जो धारिता जो विभव में जो वृद्धि और कमी आ रही है वो क्या है कि आवेशों, जो आवेश के परिवर्तन पश्चात दोनों चालकों के विभव में जो परिवर्तन का जो अनुपात है, विभव में परिवर्तन का जो अनुपात है वो चालक A और B के जो धारिता दी गई है उनके व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। अब हमारी
आपका विभव में वृद्धि कमी निकल आई, आवेश भी निकल आया था। अब हम बात करते हैं ऊर्जा की, इसकी ऊर्जा की। अब हम इसमें ऊर्जा की इसे इक्वेशन नंबर 7 दे ही देना, और C2 में अपन C1 जो है क्या है, जो C1 अपन C2 है उसे इक्वेशन नंबर 8 देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 8 दे देना। अब हम बात करते हैं ऊर्जा की, पुनर्वितरण से पहले ऊर्जा और पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा। तो पुनर्वितरण से पहले चालक A की ऊर्जा, पुनर्वितरण से पहले चालक A की ऊर्जा UA इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर, और UB इक्वल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर। यदि हम टोटल ऊर्जा निकालें तो UA प्लस UB निकलेगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये हमारी ऊर्जा जो पुनर्वितरण था उससे पहले ऊर्जा निकल के आई है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 9। क्या देते हैं इसे हम इक्वेशन नंबर 9 दे देते हैं। अब आवेश का जब हम पुनर्वितरण कर देते हैं तो विभव इन पर समान हो जाता है, जो हमने क्या माना था, V डैश माना था। तो उसके बाद हम ऊर्जा निकालते हैं। पुनर्वितरण के बाद हम ऊर्जा निकालते हैं। तो पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा निकालते हैं तो क्या होता है, UA डैश इक्वल टू 1/2 C1 V डैश स्क्वायर, और B पर हो जाएगी UB डैश इक्वल टू 1/2 C2 V डैश स्क्वायर। यदि हम इसकी टोटल निकालेंगे तो UA डैश प्लस UB डैश इक्वल टू 1/2, यहाँ से V डैश पहले C1 V डैश स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V डैश स्क्वायर निकल के आ जाए। यहाँ से आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा V डैश, क्या दिखाई दे रहा है, 1/2 V डैश स्क्वायर। तो यहाँ से 1/, तो UA डैश प्लस UB डैश इक्वल टू 1/2 V डैश स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। C1 प्लस C2 यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, C1 प्लस C2। तो ये क्या थी हमारी, ये तो थी पुनर्वितरण से पहले की ऊर्जा टोटल, और ये है जो नीचे निकल के आई है वो पुनर्वितरण के बाद टोटल ऊर्जा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ C1 जो निकल के आया है, जो UA डैश प्लस UB डैश, इसे हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो V डैश है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से ये U डैश निकल के आएगी, क्या, U डैश, तो U डैश इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, और V डैश की वैल्यू हम पुट कर देते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। U डैश इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, और C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, अलग अलग कर देते हैं, C1 प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो U डैश इक्वल टू 1/2, यहाँ क्या बचेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारी निकल के आई है क्या, यहाँ से ये स्क्वायर और था, स्क्वायर और लेना, तो इसे हम, वो अभी इक्वेशन नंबर 9 दी थी, अब इसे हम इक्वेशन नंबर 10 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 10।
मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, जिसके कारण आपको हिम्मत से काम लेना है और सही तरीके से आप बस इसे क्लियर करते रहना है। तो C1 प्लस C2 ये हमारा जो x नंबर की इक्वेशन है वो आ जाती है। तो अब आवेशों के पुनर्वितरण में हम ऊर्जा की हानि निकालते हैं। पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, ऊर्जा हानि क्या होती है? डेल्टा U इक्वल टू जो पहले की ऊर्जा थी और उसमें माइनस की कर देंगे U डैश को। किसे माइनस कर देंगे? U डैश को। तो U माइनस के U डैश हो जाएगा, U माइनस के U डैश। हमारी जो ऊर्जा की हानि है वो निकालनी है, बस यही आपका लास्ट बचा है कि ऊर्जा की हानि क्या होती है। अब हम इन्हें इरेज कर देते हैं सबको। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। तो पहले की ऊर्जा क्या निकल के आई थी? आपकी पहले की ऊर्जा निकल के आई थी 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये माइनस के, और ये निकल के आई है आपकी 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 के बराबर अपॉन C1 प्लस C2, ये निकल के आई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बस सॉल्व करने का काम रह गया है। यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप जल्दी से आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। तो हमें यहां से क्या करना है? डेल्टा U 1/2 सब में से कॉमन ले लो। डेल्टा U इक्वल टू 1/2 सब में से कॉमन ले लो, तो कॉमन आ जाएगा। अब हमें करना क्या है? इसका एलसीएम लेते हैं। C1 V1 क्या करते हैं? C1 V1 कॉमन एलसीएम लेंगे, या ऐसा करते हैं कि हमें पता है कि इसके गुणा इससे कर देते हैं। तो यहाँ C1 है तो C1 ये है C1, तो यहाँ से ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा इससे ही करते हैं पहले। तो C2 C1 प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। अब फिर ये आता है तो यहाँ से हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये माइनस का है, पहले इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, इसे हम खोल देते हैं पहले इससे ब्रैकेट को। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से हम इसे कर देते हैं। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, एलसीएम लिया था हमने, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, ये हो जाएगा इस प्रकार से। बस हमें ये सॉल्व करना है। ये समथिंग 40 मिनट की वीडियो आपकी पहुंच जाएगी। तो 1/2, अब यहाँ से ये ऐसे ही लिखते जाना है बस। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस के C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस के नहीं माइनस के 2 C1 C2 V1 V2। तो यहाँ से
जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। देखो C1 स्क्वायर ये कैंसिल, ये कैंसिल, C2 B2 स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा क्या? यहां आपका बचेगा C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर माइनस के 2 C1 C2 B1 B2 अपॉन C1 प्लस C2 ये बचेगा। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? C1 C2 आपका कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? C1 C2 आपका कॉमन आ रहा है। तो यहां से C1 C2 कॉमन ले लेंगे। C1 C2 यहाँ बचेगा B2, इसे पहले लिख लेते हैं B1 स्क्वायर फिर B2 स्क्वायर, इसमें से कॉमन निकाल दो तो माइनस के 2 B1 B2 अपॉन C1 प्लस C2 जो हो जाएगा। अब क्या करते हैं? डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 C2। अब ये जो है वो किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी का नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर का बनना है। तो यहाँ ये हो जाएगा b1 माइनस के b2 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा C1 प्लस C2 ये हो जाएगा। तो हमारी जो ऊर्जा में हानि है वो ये निकल के आती है, ऊर्जा की हानि निकल के आती है 1/2 क्या है? 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब हम इससे समीकरण से हम क्या क्या देखते हैं? इस समीकरण से हमें पता लगता है कि जो C1 जो धारिता होती है वो तो पॉजिटिव ही होती हैं। क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। और हमें जो पता है कि V1 की वैल्यू बड़ी थी, ग्रेटर देन थी V2 से, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव आएगी। तो ये जो टोटल है वो डेल्टा U कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। जो ऐसे इसे ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा U जो आएगा वो 0 से बड़ा होगा अर्थात पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर आएगा तो इसका जो U माइनस के U डैश है, U माइनस के U डैश 0 से बड़ा होगा तो U इज ग्रेटर देन होगा किससे? U डैश से। U इज ग्रेटर देन U डैश हो जाएगा। तो हमें क्या पता चलता है कि इसमें केवल ऊर्जा की हानि होती है, ना कि ऊर्जा की वृद्धि। तो ये आपका इतनी बड़ी प्रोसेस थी। और ये जो फॉर्मूला दिया है यहाँ से भी एक डिफेंस के एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो ये जो पूरा जो डेरिवेशन मैंने कराया है, यहाँ से पूरा डेरिवेशन ये एग्जाम में इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा कि सीधा पूछ लीजिए। इसमें से टुकड़ों के रूप में आपसे क्वेश्चन बना बना के पूछे जा सकते हैं कि ऊर्जा की हानि याद कीजिए, ऊर्जा में अंतर मतलब चालक में वृद्धि है कमी, पुनर्वितरण के बाद चालक में वृद्धि कमी, यहाँ से ज्यादातर से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं। और यदि आपके कुछ एक दो मार्क्स के डेरिवेशन भी बना के दे सकता है वो, तो आपको बस कंसेप्ट क्लियर करके रखना है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल कर सकते हो, डेरिवेशन भी कर सकते हो। तो इसी कारण से आप इस वीडियो को अच्छे तरीका से, अगर आपकी वैसे तो आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपकी समझ में नहीं आया हो तो एक बार से दोबारा से इसे देख लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो वीडियो है वो आपकी वीडियो यहीं फिनिश हो गई। तो थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।